बेटा, मैंने आपके लिए ग्रुप में 2015 का पेपर डाल दिया है, और मैं फिर भी शॉर्ट में आपके लिए क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता जाऊंगा, एंड वी विल सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। सो 2015 का पहला क्वेश्चन जो मेरे सामने है वो मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। What are the assumptions of monotonicity and averages are preferred to extreme with respect to a consumer preferences, and what do these imply about the shape of IC? तो बेसिकली बेटा आपको फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में रादर वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस एक्सप्लेन करने हैं मेरा बच्चा। और अब याद करो, वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस मैंने वीडियो में भी, लाइव क्लासेस में भी आपको सिखा रखा है। उसमें दो एजम्पशंस थी, एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम, जिसकी आईसी की टर्म्स में इंप्लीकेशन थी आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और एक था मोर इज बेटर, दैट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, और आईसी की टर्म्स में उसका मतलब था आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो आप वो दोनों यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जहां तक मैं रीडिंग का आंसर देख पा रहा हूँ, इट्स नॉट डिजायरेबल टू से द लीस्ट। इतना छोटा आंसर तो आप पेपर में नहीं लिख सकते, एंड मैं तो आपको यहां तक भी बोलूंगा कि मेरा वाला आंसर लिखना और डायग्राम भी बनाना साथ में। आपको देखिए, दिस आंसर इज सो मीगर, आंसर इज नॉट गुड। एक एक दो दो लाइनों में एक्सप्लेन किया हुआ है, सो आई थिंक वो ठीक नहीं है हमारे लिए। किसकी? नहीं नहीं, मैंने आपको बताया ना, जो मैंने ग्रुप में थ्योरी क्वेश्चन डालने हैं बस वही पढ़ने हैं। मैंने बहुत लिमिटेड बताया, थ्योरी तो वही करनी है बस। हाँ जी, तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए चलूँ मेरा बच्चा। ऑल गुड, ऑल क्लियर विद फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ टू आंसर इट। दो मैंने आपके साथ इसका सॉल्यूशन शेयर किया, बट इट्स हाईली एडवाइजेबल, डू नॉट फॉलो दिस रीडिंग सॉल्यूशन, दे आर नॉट दैट ग्रेट। बोलिए जी, बढ़े आगे मेरा बच्चा। कैन वी मूव गाइस? जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं प्लीज वो लोग एक बारी नोट दे दें तो हम आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ जो ऑफलाइन क्लास दे रहे हैं वो तो क्लियर है, उनको तो क्लियर है बेटा। हम आप ही का वेट कर रहे हैं। सभी को क्लियर, जो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं मेरा बच्चा? वर्षा जी, अमोलिक जी, विदिता, अ, ठीक है मेरा बच्चा। आइए अब सेकंड क्वेश्चन आपको कराते हैं राजा जी मेरा बेटा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कह लीजिए या फर्स्ट का सेकंड पार्ट कह लीजिए, ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो लेट्स होप आपको मैं अच्छे से सिखा पाऊं। बढ़िया क्वेश्चन है ये। आइए सवाल पढ़ देते हैं। सपोज अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑफ 5,000 ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर गुड्स। तो बेटा इनकम 5,000 रुपए है मेरा बच्चा। आप या तो इलेक्ट्रिसिटी पे कंज्यूम करते हो या अदर गुड्स पर ये 5,000 रुपए आप स्पेंड करते हो। मैं शॉर्ट में इसको लिखते भी जा रहा हूँ, बनाते भी जा रहा हूँ। आगे कहता है, द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चार्जेस 5 रुपीज पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो आपको ये बोला गया है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस है दैट इज ₹5। अदर गुड्स का कोई प्राइस नहीं दिया तो आप उसको वन मान लीजिए, कुछ ना दिया तो वन मान लेते हैं उसको बेटे। अब मेरा बच्चा आगे कहते हैं, हाउ डज दिस कंज्यूमर्स बजट लाइन चेंज इफ द गवर्नमेंट गिव्स फुल सब्सिडी on electricity consumption up to 100 unit and a subsidy of 4 per unit on the consumption of electricity of more than 100 and up to 500, and 2 rupees per unit subsidy on the consumption of electricity more than 500 up to 700, and no subsidy beyond 700। तो मैं इसको पढ़ दिया, तो आपको जरूर से एक बारी में नहीं क्लिक करेगा, तो मैं हिस्सों में ये आपको सॉल्व करके देता हूं और दोबारा रिपीट भी करता हूं सवाल, ताकि कोई परेशानी आपको रह ना जाए। तो सबसे पहले उसने बोला है, how does the consumer budget line change if the government gives full subsidy on electricity consumption up to 100 units? तो मेरा बच्चा इसको समझने के लिए पहले तो मैं एक नॉर्मल बजट लाइन बनाता हूं। क्या मैं कह सकता हूं इसकी नॉर्मल बजट लाइन ऐसी होती, 5E प्लस सी इज इक्वल टू 5,000, वेर इलेक्ट्रिसिटी इज गुड वन, कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स को सी बोल दिया, दैट इज अदर गुड्स, यानी 1 रुपी है तो सी लिख दिया मेरा बच्चा। ठीक है, अब पहली कंडीशन में दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इसने बोला कि गवर्नमेंट आपको फुल सब्सिडी दे रही है इलेक्ट्रिसिटी पर अप टू 100 यूनिट्स। तो मेरा बच्चा, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका कंजम्पशन, इफ योर कंजम्पशन इज आइदर लेस देन और इक्वल टू 100 यूनिट्स, आइदर लेस देन और इक्वल टू 100 यूनिट्स, हम इस सवाल से ये समझ पा रहे हैं मेरा बच्चा कि गवर्नमेंट आपको कहता है कि 100 यूनिट अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, कोई बिल नहीं है, फ्री है आपके लिए। तो मेरा बच्चा इस केस में मेरे हिसाब से योर बजट कंस्ट्रेंट इज जस्ट दिस ओनली,
क्योंकि अगर आपकी कंजम्पशन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की 100 या 100 से कम है तो आपको तो फ्री पड़ गया ना, तो यू कैन स्पेंड योर होल 5000 bucks ऑन दी अदर गुड विच वी डिनोट विद सी। बोलो बेटा, जो लोग घर से देख रहे हैं यहां तक क्लियर? फिर मैं एक एक स्टेप इसके आगे ऐड करते जाऊंगा मेरा बच्चा, जैसे क्वेश्चन ही बोलता जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर मेरा बच्चा? परफेक्ट। यहाँ तो ऑफलाइन तो सबको क्लियर है, ऑनलाइन या परफेक्ट है बेटा? ऐसे बस नोट करते रहिए, मेरे को भी तसल्ली देगी आपको आ गया मेरा बच्चा। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इसके बाद, and a subsidy of 4 per unit on the consumption of electricity of more than 100 and up to 500 units। तो मेरा बच्चा अब बिटवीन 100 एंड 500 अगर आपका कंजम्पशन है, बिटवीन 100 एंड 500 यूनिट्स में लिख देता हूं, अगर आपका कंजम्पशन है तो गवर्नमेंट आपको 4 रुपए की सब्सिडी दे रही है। डोंट यू पीपल थिंक आपको फिर इलेक्ट्रिसिटी 5 - 4 1 रुपए पर यूनिट पड़ेगी? क्योंकि वैसे देखो बिजली का दाम क्या है, 5 रुपए, लेकिन गवर्नमेंट कहती है अगर 100 यूनिट से ज्यादा है तुम्हारा कंजम्पशन और 500 यूनिट तक है तो हमसे 4 रुपए की सब्सिडी ले लो मेरा बच्चा। तो अगर 5 रुपए वैसे दाम है, 4 रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, एंड यूजर वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, उसको तो 1 रुपए का पड़ा ना बेटा। तो अब जो इसका बजट कंस्ट्रेंट बनेगा वो बहुत ही शानदार है, वो ऐसे बनाया है, 5 - 4 यानी 1 रुपए पड़ा, E-100 प्लस सी इज इक्वल टू 5000। इस पर बात कर लेते हैं। ये बताइए 5 - 4 क्या डिनोट कर रहा है? 5 रुपए का वैसे गुड था, 4 रुपए की आपको सब्सिडी मिल रही है, लेकिन वो तब मिलेगी जब आपका कंजम्पशन 100 से ज्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ई मतलब जो भी आप कंजम्पशन करोगे, प्लस सी इज इक्वल टू 5000 हमने वैसे ही रखा। अब अगर मैं इसको खोल डालूं तो ये हो जाएगा, ध्यान देना, E-100 प्लस सी इज इक्वल टू 5000। कैन आई से E प्लस सी इज इक्वल टू 5100? मैं बताता हूं मेरा बच्चा, देखो पहले ये समझ आ गया, 5 - 4। 5 - 4 क्या बता रहा है? 1 रुपए का पड़ेगा, लेकिन 1 रुपए का पड़ेगा तब मेरे बेटे को जब 100 यूनिट से ज्यादा कंज्यूम करोगे और 500 यूनिट से कम। तो E-100 मतलब E कैन बी मैक्सिमम 500, बट यू कैन हैव एज मनी। आप 200 यूनिट बनाओ, आप 300 यूनिट कंज्यूम करो, आप 499 यूनिट कंज्यूम करो, अप टू कहां तक कर सकते हो? 500 तक। तो E मैंने वो लिख के छोड़ दिया, E-100। सी तो नॉर्मल था ही। और अगर लॉजिकली भी समझो, आप बताओ आपको 100 यूनिट फ्री मिल रही है, 100 यूनिट फ्री मिल रही है, और उसके ऊपर की 400 यूनिट कितने रुपए में मिल रही है? 1 रुपए में। तो आप सोचो आपकी इनकम ही इनडायरेक्टली क्या वंस हो गई, क्योंकि 100 यूनिट तक क्या है? फ्री। उसके बाद आपको ई कितने का पड़ रहा है? 1 रुपए का। हाँ, 100 तक तो फ्री है। नहीं 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 नहीं, 100 तक फ्री है, 100 से 500 अगर आप जाते हो तो फिर वो आपको 4 रुपए की सब्सिडी दे रहा है। यस, यस। नहीं इसमें तो, इसमें नहीं नहीं, इसमें लिखा है, आप देखो, आप पढ़ो, आप सभी लोग भी पढ़ो मेरा बच्चा। मैं एक बार सिया जी को एडमिट कर दूं, आप सभी लोग भी पढ़ो। देखो बच्चे का सवाल जो है, मैं इस सवाल को पढ़ के वो दोहरा देता हूँ जो सर का सवाल है। आप पढ़ो अगर थर्ड लाइन से, हाउ डज द कंज्यूमर बजट लाइन चेंज इफ द गवर्नमेंट गिव्स फुल सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी अप टू 100 यूनिट्स? ठीक है, यानी अप टू 100 यूनिट कितना दे रहा है बेटा तेरे को फ्री में? तो उसमें तो हमारा यही बन गया ऊपर वाला, दिस वन। ये तो नॉर्मल था, और ये फुल सब्सिडी वाला। उसके बाद आगे पढ़े क्या लिखा है, एंड अ सब्सिडी ऑफ 4 पर यूनिट ऑन द कंजम्पशन ऑफ मोर देन 100 यूनिट। बेटा स्पेसिफिकली लिखा है ऑफ मोर देन 100 यूनिट एंड अप टू 500 यूनिट। अब जिसको भी इसमें कंफ्यूजन है मैं दोबारा बताता हूं, और इसको लॉजिकली आप वेरीफाई भी कर सकते हो मेरे बच्चों। आप एक बात बताओ, आपको 4 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, वैसे बिजली कितने रुपए की है? 5 रुपए की। 5 - 4 ये रख दिया, 100 तो फ्री मिल रहा है, उसके ऊपर तू जितना भी करेगा कंजम्पशन, ई उसको लिख दिया, प्राइस तो तेरे को 1 रुपी पड़ेगा भाई। समझ गया? ये यूनिट लगा दे तू 1 मिनट। सपोज तूने इसको 300 यूनिट मान ले, तो तू कितने यूनिट कंज्यूम कर रहा है? टोटल 200, जिसमें से 100 तो फ्री में मिल गई, बाकी 100 के लिए कितने पैसे देगा? 1 रुपए। प्लस सी इज इक्वल टू 5000। इसको सॉर्ट किया, ये बन गया। अब वेरीफाई भी कर सकते हो आप। एक बात बताओ बेटा, आपके पास 5000 थे, आपको 100 यूनिट तो बिजली की फ्री मिल रही है, अदरवाइज 1 रुपए देने पड़ते उसके, तो वो 100 रुपए भी आपको मिल गए, 100 यूनिट तक तो आपको फ्री मिल गया। तो इसलिए आप ये देख लो, 100 यूनिट तक फ्री इन अ वे, एक 100 रुपए और बचते हैं आपके पास, 5100 बन जाते हैं, और
अब कंजम्पशन ऑफ अदर गुड भी 1 रुपए की है, और इलेक्ट्रिसिटी अप टू 500 यूनिट वो भी कितने की है, 1 रुपए की। बेटा जो भी लोग घर बैठे हैं एक बार क्वेश्चन प्लीज देख लें, फिर मैं इसके अगले स्टेप्स भी कर रहा हूं। आप अभी अच्छे से सीख लोगे, घर पे फिर दिक्कत नहीं होगी। मेरा बच्चा जल्दीबाजी का काम ना करे प्लीज। हाँ, वो आ सकता है लेकिन यहाँ नहीं है ना, जहाँ है अभी तो सॉल्व करेंगे ना। बेटा यहां तक देख लीजिए सब लोग, फिर मैं इसकी अगली कंडीशन को आपके लिए लेकर आता हूं। अब आगे कहता है मेरे बच्चे, और 2 रुपए की पर यूनिट सब्सिडी देगा अगर 500 से ऊपर और 700 तक आप गए। तो अब इस केस में क्या होगा मेरा बच्चा, ध्यान लगाए। अब वो कहता है आपको कि ही विल गिव यू a 2 rupees per unit subsidy on the consumption of electricity more than 500 unit and up to 700 unit। तो अब देखिए बेटा, लिखिए 1 into 500 प्लस 5 - 2 2 रुपीज की सब्सिडी है, ई -500 प्लस सी इज इक्वल टू 5000। दिमाग लगाइए, देखो ऐसे चलते हैं। 5000 इनकम थी, कंजम्पशन ऑन अदर गुड तो है ही आपको पता है, 500 यूनिट के ऊपर जितना जाओगे उस पर आपको 2 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, यानी 3। ठीक है, अब जो पहली 500 यूनिट है वो कितने की पड़ेंगी आपको, 1 रुपए की। अब इसको सॉल्व कर लो बेटे। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ रहा है 500 प्लस 3E -1500 प्लस सी इज इक्वल टू 5000। इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये आ गया 3E प्लस सी इज इक्वल टू 6000। ध्यान लगाइए बच्चे, कोई भी डाउट है प्लीज पूछे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए तो ही इसको क्रैक करने में सुविधा रहेगी आपको। हाँ जी, तो देखो सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। क्या कहता है देखो, कहते हैं सब्सिडी ऑफ 4 पर यूनिट ऑन द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मोर देन 100 यूनिट एंड अप टू 500 यूनिट and a 2 rupees per unit subsidy on the consumption of electricity more than 500 units up to and up to 700 units। तो अब वो आपको कह रहा है कि अगर 500 से ऊपर जाते हो और 700 तक जाते हो तो आपको 2 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। आपको कितने की पड़ गई, 3 रुपए की। 3 रुपए ई -500, क्योंकि 500 आपकी लोअर लिमिट है। और यहां पर हम ये मानेंगे कि जो पहली 500 यूनिट है वो आपको कितने की पड़ रही है, 1 रुपए की। अब आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा है वो मैं समझ रहा हूं। आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि पहली 100 यूनिट तो फ्री मान लो आप, कि भाई वो मैं फ्री रख लूं। यहां पर हमने ये ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने बोला है कि बियॉन्ड उसके यूनिट जाओगे तो सिर्फ 2 रुपए आपको मिलेंगे। तो इसलिए आपको ऐसे जाना पड़ेगा, जबकि पिछले वाले में स्पेसिफाई कर रहा था वो। आप एक लाइन पहले पीछे पढ़ो। How does the consumer budget line change if the government gives full subsidy on electricity up to 100 unit, ठीक है, and a subsidy of 4 per unit on the consumption of more than 100 unit up to 500 unit। वो 100 यूनिट स्पेसिफाई कर रहा था। अब वो साथ में आगे क्या कह रहा है, 2 rupees per unit सब्सिडी ऑन द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मोर देन 500 एंड अप टू 700। वहां 100 का मेंशन ही खत्म कर दिया उसने। तो आपको अब ये इंप्लाइड मानना पड़ेगा कि पहली 500 यूनिट 1 रुपए की पड़ रही है। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि आपको अब 500 यूनिट तक वो कितने की सब्सिडी दे रहा है, 4 रुपए की। तो आप 500 यूनिट तक जो भी कंज्यूम करोगे वो 1 रुपए का पड़ेगा आपको। 100 यूनिट स्पेसिफाई नहीं कर रहा। अब आपके दिमाग में पता है क्या चल रहा होगा, जो चलना चाहिए वो ये चलना चाहिए कि सर 100 यूनिट फ्री कर दो, और जो 100 से 500 है उसके लिए आप 1 रुपए चार्ज करो। बट आई कांट राइट 1 into 400, क्योंकि 400 यूनिट अगर वो कंज्यूम करेगा तो वो तो बनेगी नहीं बात। तब तो उसको 300 रुपए का पड़ा ना वो। देखो आप ये कह रहे हो, आपका सवाल लूं अगर मैं, पहली 100 यूनिट आपने कहा कि मैं वो कर देता हूं, ठीक है, और आपने कहा 1 into 400 कर लो। 1 into 400 कर नहीं सकता, क्योंकि ये सब्सिडी कहां तक दी गई है, 1 रुपए 4 रुपए वाली, अप टू 500। वो दिखाना पड़ेगा आपको। 0 into, तो वो तो जीरो ही हो गया। नहीं 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 नहीं, वो आपको शो करना पड़ेगा 500 को। जी बेटा, जो भी लोग घर बैठे एक बार कोई भी डाउट है प्लीज क्लियर कर ले बच्चे। 2015। क्योंकि क्योंकि सेकंड वाले, मैं बता रहा हूं, सेकंड वाले केस में उसने बोला था कि 100 यूनिट के बियॉन्ड। इस वाले में केस में क्या बोल रहा है, 500 यूनिट के बियॉन्ड। तो आपको फिर 500 तक स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। जी, आइए लास्ट इसका पार्ट,
लास्ट पार्ट में क्या कहता है कि अगर 700 के ऊपर तुम गए तो फिर तुम्हें कुछ भी वो नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो उस केस में अब लास्ट स्टेप, तो पहले तो वही 1 × 500 प्लस 200 × 3, क्योंकि आपको 2 रुपए की सब्सिडी मिल रही थी, प्लस E - 700, ठीक है, ये 5 रुपए का पड़ेगा माइंडेड, प्लस C = 5000। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास बचा 5E प्लस C = सिंपली 4600। इसका इसका लॉजिक समझ लेते हैं, ऊपर देखो, सेम लॉजिक, पहली 500 यूनिट कितने की पड़ी, 1 रुपए की, अगली 200 यूनिट कितने की पड़ी, 3 रुपए की, 700 यूनिट के बियॉन्ड अगर कुछ भी तू कंज्यूम करेगा तो कितने की पड़ेगी, 5 रुपए की, प्लस कंजम्पशन 1 रुपी है, 5000, इसको सॉल्व किया आपके पास आ गया 5E प्लस C = 4600। आप सभी लोग से विनती है, एक बार सवाल देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए, कोई भी डाउट है क्लियर कीजिए। थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा स्पेशली इस स्टेप पर, ये स्टेप आपको दिक्कत दे सकता है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, क्योंकि यहां पर आपको लगेगा कि भाई अप टू 100 तो फ्री था, और 100 से 500 वो 1 रुपए था, तो आप 1 × 500 क्यों लिख रहे हो। हाँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एब्सोल्युटली, क्योंकि एक ही कंजम्पशन रहेगा। तो इस चीज को आप देख लो, आपके दिमाग में ये आ सकता है कि अप टू 100 तो फ्री था और 100 से 500 वन था, तो आप सब पे वन क्यों लिख रहे हो, बिकॉज उसने जो सेकंड कंडीशन, रादर थर्ड कंडीशन है, उसने बोला है बियॉन्ड 500 यूनिट्स आपको 2 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। तो हम यहां पर मानेंगे कि टिल 500 यूनिट आपको 1 की सब्सिडी मिलेगी। और अगर आप इसको ऐसे बना भी लेते कि भाई अप टू 100 यूनिट फ्री, तो आप शो नहीं कर सकते थे यहां पर, आप क्या शो करते कि 1 × 400, अगर 400 यूनिट आप कंज्यूम करोगे तो आपके लॉजिक से पहले 100 यूनिट फ्री है, बाकी 300 यूनिट तो 1 रुपए के हिसाब से 300 के पड़ेंगे उसको। वो बनाया इसलिए जान के सवाल उसने ऐसा कि आप उसी में फंस जाओ, आप यहाँ पे जीरो लगाओगे, आप फंस गए, क्योंकि वो बनेगी नहीं बात। हाँ, देखो, देखा जाए तो सारी कंडीशन यूज हो रही हैं, लेकिन वो जो वो वाली कंडीशन है अप टू 100 यूनिट, वो यहाँ पे यूज नहीं हो सकती। आपको ये देखना पड़ेगा 500 यूनिट तक कितने पड़ेगी उसको, वन। क्योंकि मैं वही बता रहा हूं, जैसे आप 4 यूनिट कंज्यूम, सपोज आपने 500 यूनिट कंज्यूम करी, तो आपके हिसाब से तो आपको 400 रुपए की पड़ी, क्योंकि उसके हिसाब से 400 × 1 400। हाँ, अब अगर आपने 300 यूनिट कंज्यूम करी होती, कितनी करी होती, 300, तो आपके हिसाब से कितने रुपए के पड़ते। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप दिखाओगे कितना, कैसे दिखाते वो, आप दिखाते 0 × 100 जीरो, ठीक है, उसके बाद क्या दिखाते हैं, 200 × 1 200। अगर मैं पूरे 500 डालूं, तो आप ये कह रहे हो कि मैं इसको ऐसे कर दूं, 0 × 500 प्लस 1 × 400, और ये हो जाए 400 रुपए। अप टू 500, यही कहना चाह रहे हो आप? जो लोग घर बैठे बैठे एक बार ही देख लें ये बात, मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं ताकि घर पे दिक्कत ना हो। बच्चे का सवाल है कि मैं सारी जो भी कंडीशन है फुलफिल कर देता हूं ना, तो इसमें एक स्टेटमेंट है, वो पढ़ो आप, आपको क्लियर हो जाएगा क्यों नहीं है ये ठीक बात। पढ़े, सेकेंड लाइन से पढ़ लो। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चार्जेस 5 यूनिट पर यूनिट ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, हाउ डज द कंज्यूमर बजट लाइन चेंज इफ द गवर्नमेंट गिव्स फुल सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अप टू 100 यूनिट and a subsidy of 4 per unit on the consumption of electricity of more than 100 units and up to 500 units, and a 2 per unit subsidy on the consumption of electricity more than 500 units। तो यहां पर दो चीजें आपको समझनी है, वो आपको स्पेसिफिकली थर्ड कंडीशन में बोल रहा है बियॉन्ड 500 जाओ, और अगर आप बियॉन्ड 500 जा रहे हो तो आपको 500 से ही लेके चलना पड़ेगा, इसलिए यहां पर 1 रुपी लिया जाएगा। आपको सारी कंडीशन साथ में नहीं रखनी पड़ेगी, आपको 500 से ही देखना पड़ेगा, और अप टू 500 कितना लेना पड़ेगा, वन। यही सेम चीज यहां पर करिए आप। उसके बाद तो फिर वो है ही कि 2 रुपए की सब्सिडी दे रहा है, 3 रुपए का पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको कोई सब्सिडी नहीं है तो 5 रुपए का पड़ेगा, और वो यूनिट 3 रुपए की पड़ रही है। क्लियर है बात? जो लोग घर बैठे, बेटा अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। बेटा 2015 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 2, बेटा आगे बढ़े, चले नेक्स्ट। ये मैं मिटा देता हूं बेटे।
बेटा फर्स्ट का थर्ड पार्ट ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, मैं सवाल लिख देता हूं आपके लिए पहले, पढ़िए। हमें सवाल दिया है दैट देर इज अ गाय, उसका यूटिलिटी फंक्शन दिया है बेसिकली हमको, वो दिया है log x प्लस वाई, और इनकम दिया है 120 रुपए, और प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ एक्स 3 रुपीज दिया है, और प्राइस ऑफ वाई जो है वो दिया है 12 रुपए। सब लोग क्वेश्चन लिख लो बेटा, न्यूमेरिकल साथ में सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब हमें इसमें सॉल्व क्या क्या करना है। तो पहले तो वो कहता है कि ऑप्टिमल बंडल निकालो, वही ऑप्टिमल कंजम्पशन निकालो बेसिकली, ऑप्टिमल कंजम्पशन। तो बेटा अगर तेरे को ऑप्टिमल कंजम्पशन निकालना है तो याद करो उसकी कंडीशन थी एम आर एस इज इक्वल टू P1/P2। एम आर एस होता था एम यू ऑफ एक्स अपॉन एम यू वाई इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 3/12। ठीक है। अब बेटा देख, तू इस पूरे को डिफरेंशिएट करेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में तो एम यू ऑफ एक्स आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में तो एम यू ऑफ वाई। सॉल्व करके यहां पर आ रहा है बेटा 1/x, टोटल पूरा सॉल्व करके ये आ रहा है 1/4, एक्स इज इक्वल टू 4। सॉल्व कर लीजिए पहले ये जी। तो x आपके पास 4 आ गया, ठीक है, x की यूनिट ही आ गई सीधा इधर। तो अब y अपने आप ही आप हिसाब लगा सकते हो कि कितना आएगा। आप बताइए, फोकस करिए, मैं आपको निकाल के बताता हूं। आपकी बजट लाइन क्या थी मेरा बच्चा? 3x प्लस 12y इज इक्वल टू 120। अब मेरा बेटा 3 × 4 प्लस 12y इज इक्वल टू 120, 12y इज इक्वल टू 108, y इज इक्वल टू 108 अपॉन 12, 9 यूनिट्स। दैट्स y का यूनिट आ गया आपका, कि भाई वो y कितना कंज्यूम करेगा। आर वी क्लियर बच्चों? जो भी लोग घर बैठे हैं, क्या ये वाला क्लियर हो गया राजे? ओके, सिया जी को क्लियर है, बाकी लोग भी बता दे बेटे अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़े। जी, विदिता को भी क्लियर है। मौलिक जी आप देख ले, या बढ़िया, वर्षा जी कोई भी डाउट है बेटा? आज आप, हाँ शायद आपके कॉलेज के हैं, राइट राइट। चलिए, वर्षा क्लियर नहीं हुआ मेरा बच्चा, या डाउट नहीं है? आई डेंट गेट दिस मैसेज मेरा बच्चा। क्लियर, ओके परफेक्ट। आइए इसका ही सेकंड पार्ट है। अब कहते हैं फाइंड द ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल अगर प्राइस ऑफ एक्स ये बढ़कर 6 रुपए हो जाए। तो मेरा बच्चा अगर ये बढ़कर 6 रुपए हो जाए तो बेसिकली आपकी कंडीशन हो जाती 1/x इज इक्वल टू 1/2, है ना बच्चे? तो फिर ये क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू 2। एंड अगर x इज इक्वल टू 2 आ जाता मेरे बच्चों, तो 3 × 2 प्लस 12y इज इक्वल टू 120, 6, 12y इज इक्वल टू 114, और y इज इक्वल टू 114 अपॉन 12 कितना आ रहा है? एक बार यहीं से देख लेते हैं, इसने करा हुआ है 9 यूनिट्स दिखा दिया इसने तो एग्जैक्ट। 9 तो पहले, अच्छा सेकंड पार्ट सॉल्व ही नहीं किया, राइट राइट। 8 पॉइंट समथिंग, 8.33। बेटा इस टेन्योर में सॉल्व नहीं किया गया है ये वाला पार्ट, बट नॉट अ प्रॉब्लम, हम तो सॉल्व करेंगे। एंड दिस शुड बी द आंसर। किसी को कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो प्लीज क्लियर कर लें। 9 पॉइंट समथिंग है हाँ राइट राइट राइट, कोई बात नहीं कोई बात। ये 12 नहीं में 108, 6, 9.6, 9.6 के आसपास या। सिया का कुछ क्वेश्चन है, एक मिनट सिया बेटा मैं आपका क्वेश्चन देख लूं मेरा बच्चा। कोई बात नहीं यार सर सेकंड पार्ट में प्राइस 6x का, ये जी जी जी। तो इसलिए मेरा बच्चा फिर 6/12 कर दिया था ना हमने। तो ये जब 6/12 हुआ होगा तो 1/2 हो गया मेरा बच्चा, देन उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व किया राज। ठीक है सिया, उसने 10 ईयर में सॉल्व नहीं किया हुआ सेकंड पार्ट, बट हम तो ऑब्वियसली सारे पार्ट सॉल्व करेंगे ना बच्चे। क्लियर है सिया, आगे बढ़ू बेटा? सिया बेटा क्लियर? चले,
आगे बढ़ते हैं जी। सर बजट लाइन के इक्वेशन में 3 लिया है। ओके बेटा, 3 तो ओरिजिनल वाला लिया है ना मेरा बच्चा, उसने ए पार्ट सॉल्व किया हुआ है खाली, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है सिया को। जो सॉल्यूशन आप देख रहे हो ना मेरा बच्चा, वो ए पार्ट सॉल्व कर रहा है राजे। तो ए पार्ट में जो है वो आंसर उस हिसाब से आ रहा है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, सही तो कह रही है सिया, यहाँ पे गड़बड़ चल रही है ना हमारी। 6 प्राइस हो गया ना, 6 × 2, बिल्कुल सही कह रही है हमारी बच्ची। ठीक बात है बेटा, ये भी 9 ही आएगा फिर, एब्सोल्युटली। ठीक है। यस सिया, वी ऑल अपोलोजाइज मेरा बच्चा, इट शुड बी 6 यार। थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। थैंक यू सिया जी। बाकी लोगों को क्लियर? और बी पार्ट सॉल्व इन्हें शॉर्ट में दे रखा है आंसर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्लियर है तो आगे बढ़ू मेरा बच्चा। 2015 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े बेटा, अगर ये क्लियर है तो। बच्चों क्लियर सबको, आगे बढ़ू? चलिए अगला क्वेश्चन। अगेन अगर आपने बेसिक्स ठीक से सीखे हुए मेरे साथ, तो यू कैन हैव अ गुड टाइम इन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। बेसिक अगर कमजोर है तो दिक्कत हो जाएगी। ये है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट 1, पढ़िए। कहता है कंज्यूमर हु ऑलवेज कंज्यूम्स 2 टीस्पून ऑफ शुगर विद ईच कप ऑफ टी। तो बेटा मैं एक काम करता हूं, टी को गुड 1 मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, और शुगर को गुड 2 मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। आइए दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ कंज्यूमर हु ऑलवेज कंज्यूम्स 2 टीस्पून ऑफ शुगर विद ईच कप ऑफ टी। तो मैं ये समझ पा रहा हूं इसका जो यूटिलिटी फंक्शन है वो होगा 2xy मिन। बच्चा कहता है ऐसा क्यों? आप इसको सॉल्व करके देखो। 2, यू पुट 1 कप ऑफ टी, 2 आ गया, यानी विद 2 टीस्पून ऑफ शुगर। तो यूटिलिटी फंक्शन तो अपना ऐसा बन जाएगा इसमें। अब कहता है अ कंज्यूमर हु ऑलवेज कंज्यूम्स 2 टीस्पून ऑफ शुगर विद ईच कप ऑफ टी आफ्टर heeding his doctor's advice now always consumes 1 टीस्पून ऑफ शुगर विद ईच कप ऑफ टी। तो अब वाला इसका मिनिमम फंक्शन, मिन फंक्शन क्या हो गया? एक्स वाई। ठीक है। अब कहता है हाउ डज दिस चेंज हिज यूटिलिटी फंक्शन एंड हिज इंडिफरेंस कर्व बिटवीन शुगर एंड कप्स ऑफ टी। देखो मेरा बच्चा, क्वेश्चन देखने से पहले ही हमने यूटिलिटी फंक्शन तो पहले ही बना लिए थे, तो यूटिलिटी फंक्शन क्या चेंज होगा वो तो हमको पता लगी गया, हमने लिख ही डाला है। कहता है आईसीस कैसे चेंज होंगे? वेल मेरा बच्चा, आईसी की शेप में तो कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, आप चाहें तो एक एग्जाम्पल से दिखा सकते हैं कि जब ये 2 था तो ये पहले यहां पर 4 लेता होगा, ठीक है। अब जब ये 2 लेगा तो यहां पर भी 2 लेगा। एज फार एज द शेप ऑफ आईसी इज कंसर्न, दैट शुड नॉट चेंज। दिखा सकते हैं, क्यों नहीं? हाँ 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 हाँ, दिखा सकते हैं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, बराबर हो गए दोनों। हाँ, सस्ता नहीं बोलेंगे, प्रपोर्शन चेंज हो गया। हाँ दिखाओ दिखाओ। इसमें सिर्फ आप डायरेक्शंस दिखा सकते हो, आप बजट लाइन चेंज नहीं कर सकते। हाँ हाँ, कोई नहीं, साथ साथ बना दो, मैं देख लेता हूँ। जो लोग घर बैठे बैठे एक बार ही देख लो, यहां तक कोई भी डाउट है तो प्लीज क्लियर हो जाए मेरे बच्चे। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर? ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट। हाँ दिखा दो मेरा बच्चा। सेम लाइन वर्टिकली सेम दिखा रहे हो ना? नहीं, आप ये देखो ना, फिर वर्टिकली तो सेम रखना पड़ेगा ना, इफ यू आर यूजिंग इट 2, तो 2 के साथ 2, 2 के साथ ही 4 दिखाना पड़ेगा ना। हाँ तभी वो, आप समझ गए ना मेरी बात, वो वर्टिकली कांस्टेंट रखना पड़ेगा आपको, इसलिए इट्स अ बेटर बेट टू गो, इजियर। हाँ जी बेटा, सेकंड पार्ट देखते हैं राजेश का। फर्स्ट पार्ट आई होप सभी को क्लियर है राजेश। सेकंड पार्ट है बेटा, सपोज अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर डिस्क्राइब्ड बाय द यूटिलिटी फंक्शन। जो यूटिलिटी फंक्शन गिवन है मेरे बच्चे वो है x प्लस वाई, आपको पता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। कहता है व्हाट इज द डिमांड फंक्शन फॉर x एंड ड्रॉ द डिमांड कर्व फॉर x। देखो इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। देखो हमने सिंपली आपको जो बड़ा सा एक डायग्राम बनवाया था, याद करो।
ऐसा डिमांड कर्व ऑफ गुड एक्स व्हेन क्या कहते हैं प्राइस ऑफ एक्स, या खाली एक्स के कंटेक्स्ट में दिखाया था। मैंने आपको सिखाया था इफ पी एक्स इज ग्रेटर देन पी वाई तो डिमांड विल बी जीरो, पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई तो कुछ भी डिमांड हो सकती है, एंड इफ पी एक्स इज लेस देन पी वाई तो सिर्फ एक्स की डिमांड होगी। तो बेसिकली आप इसके अंदर नॉर्मल जो डिमांड कर्व मैंने आपको सिखाया था इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स वो बनाइए। और अगर आपको थोड़ी सी भी रेफरेंस चाहिए इसकी तो मेरी चैप्टर 6 की वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने नंबर्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है आपके लिए। हाँ, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला टाइप। प्राइस ऑफर की जरूरत ही नहीं, इसमें सिर्फ लोअर पैनल बना रहे हो डिमांड का। हाँ, क्योंकि मांग की डिमांड कर रहा है वो, सिर्फ डिमांड का बनाना है आपको। हाँ, आप इसमें अगर इसका आंसर देखोगे इसने तो बहुत ही हल्का बना दिया। ये देखो सिर्फ ये बना के छोड़ दिया, बट मेरा रीडिंग से पढ़ लेना, मेरे नोट से या मेरे चैप्टर 6 की वीडियो से कर लेना, वो थोड़ा डिटेल्ड है। बोलो जी, क्लियर सबको गाइस? आगे बढ़े मेरा बच्चा, आगे बढ़े राजे, सभी लोग क्लियर जो ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चे, एटलीस्ट आप बताएं। यहां वाले बच्चों को तो क्लियर है सारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट ये है रिवील्ड प्रेफरेंस चैप्टर का, जो अब आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हमने आपको दिया भी नहीं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आई रियली होप आपको ये करने में काफी मजा आए। ये लेबर सप्लाई पे बेस्ड न्यूमेरिकल है और शुड बी अ गुड वन। जी जी जी, तो शुड बी अ गुड वन। पढ़िए, टू वर्कर्स ए एंड बी वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी, वर्कर ए गेट्स 40 पर आवर, तो फॉर फर्स्ट 40 hours he gets rupees 40 per hour and 60 per hour for every hour that he works beyond 40, so greater than 40 he works he gets 60 per hour। आगे कहते हैं, जो ये वर्कर ए के लिए बात हो रही है, ठीक है। वर्कर बी जो है ही गेट्स 50 पर आवर्स, ठीक है। पूरे 80 आवर्स हैं दोनों के पास और ये थ्रू आउट 50 रुपीज ही मिलते हैं इसको। पहले केस समझ लेते हैं। ए को हमने ये देखा कि ए के पास भी 80 घंटे काम करने के लिए, बी के पास भी 80 घंटे काम करने के लिए। ए को ये बोला गया है कि तू पहले 40 घंटे अगर काम करेगा तेरे को 40 रुपए मिलेंगे। 40 घंटे के बाद जितना भी काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल 46 आवर्स काम किया, तो जो एक्स्ट्रा 6 घंटे काम करा वो 60 रुपीज के हिसाब से मिलेंगे। वर्कर बी को बोला भाई 80 घंटे में से तू जितने मर्जी घंटे काम कर, तेरे को पर आवर कितने मिलने वाले हैं, 50 रुपीज। आइए पढ़ते हैं। तो कहता है ईच हैज 80 hours a week to allocate between work and leisure, neither has any income from sources other than labor, each has a utility function u is equal to cr। दोनों का यूटिलिटी फंक्शन भी हमारा सेम ही है। सो ये हमको गिवन है बेटा, x2 x1 cr। आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा। सो अब कहता है हमें इनका ए का और बी का वो निकालना है, बेसिकली कितना काम करेंगे। नो प्रॉब्लम, निकाल लेते हैं। अच्छी, तो आइए पहले ए की बात कर लेते हैं राजे। क्या मैं कह सकता हूं ए का जो फर्स्ट केस होगा वो होगा सी प्लस 40 आर इज इक्वल टू 3200। ध्यान दीजिए इस पर। आपको याद होगा लेबर सप्लाई का बजट कांस्टेंट इस तरह से हम बनाते थे। यहां पर नॉन लेबर इनकम तो है नहीं, और इनकम भी यहां पे एक पर्टिकुलर वे में है। पहले 40 घंटे के लिए, पहले 40 घंटे के लिए इसको कितने पैसे मिलने हैं, 40। और ओवरऑल कितने घंटे हैं इसके पास, 80। मैक्सिमम ये कितना कमा सकता है, मैं बताता हूं। पढ़ो एक बारी, एक लाइन पढ़ो, शुरुआत में पढ़ो सब लोग। तो बजट लाइन कैसे बनती है, सी का देखना खाली, 40 इंटू 80 माइनस आर, इफ 80 माइनस आर इज लेस देन और इक्वल टू 40, एंड देन 40 इंटू 40 प्लस 60 40 माइनस आर इफ दिस अग्रीज। ये तो ये वाली कंडीशन हमने लिख दी। देख लो आराम से सब लोग जो घर पे भी बैठे भाई। कहता है कंजम्पशन क्या रहेगा ए का, अगर पहला लिखा 40 इंटू 80 माइनस आर, ऐसे देख लो 40 इंटू 80 माइनस आर, 80 आवर्स टोटल अवेलेबल है, माइनस आर जो रिलैक्स करेगा तो लेबर आवर आ जाएंगे, उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, 40 रुपीज। लेकिन साथ में क्या लिखा है, इफ ही वर्क्स लेस देन और इक्वल टू 40। अब आगे पढ़ो क्या है, 40 इंटू 40 तो पहले ही मिल जाएंगे अगर 40 घंटे काम कर चुका। अब बाद वाले के लिए कितने मिलेंगे, 60। लेकिन ध्यान रखना है 40 घंटे वो काम कर चुका, अब उसके बाद बचे कितने हैं, तो उसमें से जो भी वो रिलैक्स करेगा जो बचेगा वही वर्किंग आ रहा है, उसके हिसाब से 60 मिलेंगे। ये कब है बेटा, व्हेन ही इज वर्किंग फॉर मोर देन 40 आवर्स।
गॉट इट? सब लोग देख लो एक बारी बच्चे। फिर ये कैसे आया, मैं उसको बना के दे रहा हूं आपको, डोंट यू वरी। हाँ, दो हिसाब से बनेगा ही, क्योंकि उसके दो वो बने हुए हैं, दो केसेस। यस, बोलो गाइस, यहां तक क्लियर? आगे बढ़ो, अब अगले पेज पर आओ। फिर कहता है C इज इक्वल टू, उसी उसी को हमने दोबारा लिख दिया सॉल्व करके, ये हो गया 3200 - R। बोलो। और ये कितना आ गया, 4000 - 60R। अब क्लियर ये बात? अब उसी पे आ रहा हूं, यहां तक क्लियर? अब आगे पढ़ो। कंसीडरिंग द फर्स्ट बजट लाइन, जब हम ये मान के चल रहे हैं दैट इज वर्किंग फॉर लेस देन 40 आवर्स, तो यहां पे कितना आया था ये यहां से आया है। मैक्सिमम निकाल रहे हो आप, इसका मतलब नहीं उसको मिलेंगे इतने। हाँ, तो अब बेटा यहां पर तुम्हें कंडीशन पता है ऑप्टिमलिटी की, R/C इज इक्वल टू वेजेस जो है आपके वो आ जाएंगे। और यहां पे मैं इसकी तरह नहीं, उल्टा कर देता हूं। C/R इज इक्वल टू 40/1, C इज इक्वल टू 40R। अब इसको पुट कर देते हैं बेटे। ये हो गया 40R प्लस 40R इज इक्वल टू 3200। 80R इज इक्वल टू 3200। R इज इक्वल टू व्हाट, 40। ठीक है, R इज इक्वल टू 40। और C जो है यहीं से निकाल लो, 40 इंटू 40, 1600। कर सकते हैं। उसमें फिर आपको हिस्सों में करना पड़ेगा कि इतने के लिए अलग, उसके लिए अलग। हाँ जी। दूसरे केस में वेज रेट आपको पहले वाले को ऐड करके लेनी पड़ेगी, पहले वाले को कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे अब, जैसे आप क्या लेते हैं, M/2P1, है ना? एम आप कितने लेते? एम लेते जो पहले मिल गए आपको 1600 रुपए, वो प्लस जो और मिलेंगे, तो वो अब मैं जो अभी सेकंड में निकालूंगा वही इनकम ले लेना। अब देखो सेकंड पार्ट, देखो एक बारी, वही तो कह रहा हूं जो सेकंड पार्ट में आएगा टोटल। देखो जी अब सेकंड पार्ट। अब कहते हैं कंसीडरिंग द सेकंड बजट लाइन, तो बेटा यहां पे तुम्हारे पास क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है C+60R इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, 4000। आप इसको सॉल्व करके देख लो। ये देखो कितना आया, 1600। 2400, 2400 प्लस 1600, ये वहां से आ गया। अब यहां पर तू क्या लेगा बेटा, अगेन कंडीशन तेरी क्या है, C/R, बट यहां क्या लेगा, 60, क्योंकि तू कंसीडर करके आ रहा है ये सारा पहले इस कंस्टेंट में। तो फिर C हो गया 60R। अब क्या लिखेगा, 60R प्लस 60R इज इक्वल टू 4000। 120R इज इक्वल टू 4000। R इज इक्वल टू 4000 अपॉन 120। ठीक है, ये कितना आ रहा है देख लेते हैं। ये कुछ आ रहा है 33.3। ठीक है, और कंजम्पशन कितना आ जाएगा बेटे, 60 इंटू 33.3। बोलो बेटा, जो भी लोग घर बैठे हैं, क्या ये यहां तक क्लियर सबको? नहीं नहीं नहीं, 60 होगा वो कंसीडर करके, नहीं नहीं वो 60 होगा। हाँ बेटा, 133। तो इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं मेरा बच्चा। यहाँ पे सबसे पहले तो ये 33 ही है। ठीक है, अब चलते, ये तो हो गया ए का, हमने जो बजट कंस्ट्रेंट बना दिया। अब बात करते हैं बी का। बजट कंस्ट्रेंट अगर हमको बनाना हो तो कैसे बनाए? बोलिए मेरा बेटा। ए वाला सबको क्लियर है तो बी के लिए काम करें शुरू। चले, अब बी में आई थिंक शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट। बी में तो सिंपली मैं बना दूंगा C+50R इज इक्वल टू 4000। बताइए हाउ? आप देखो मेरा बच्चा, इसको 80 आवर्स के लिए मैक्सिमम 50 पर आवर मिलना है, तो 80 के हिसाब से टोटल कितना मिल जाएगा, 4000। और इसकी जो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन आप लिखोगे, वो लिखोगे C/R इज इक्वल टू 60/1, C इज इक्वल टू 60R। दैट मेक सेंस? आराम से देख लीजिए, कोई भी डाउट है क्लियर कर देता हूं। अब इसकी बजट लाइन में जब आप डालोगे, रादर ये 50 है, सॉरी 50R, तो ये हो गया आपका 50R प्लस 50R इज इक्वल टू 4000। ये हो गया आपका 100R इज इक्वल टू 4000। R हो गया 40 और C हो गया 40 इंटू 50, 2000 बेटा।
जिसको भी कोई डाउट हो रिगार्डिंग दिस गाय बी और वर्कर बी, प्लीज मेक श्योर आप क्लियर कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं गाइस। जगह भी चाहिए होगी। देखो बी का तो सिंपल है, 80 आवर्स अवेलेबल है, 50 रुपए पर आवर मिलना है, तो मैक्सिमम कितना मिल जाएगा, 4,000। और सी प्लस 50 आर करके सॉल्व कर दीजिए, तो इसमें तो कोई लंबी चौड़ी नई चीज। चलिएगा, इसको भी डाउट है प्लीज पूछ लें। आई होप सबको क्लियर। किसी को मैसेज करना है तो कर ले बेटा रिगार्डिंग ये डाउट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरा बेटा, ये मैं मिटा रहा हूं फिर। अगला क्वेश्चन जो है ना, ये बड़ा रेयरिटी है इस आपके पेपर्स में। बाइंग एंड सेलिंग में यूजुअली लेबर सप्लाई पे ही न्यूमेरिकल आता है, जो आपने अभी किया ही है। लेकिन जो इसका अगला पार्ट है वो प्योर लेबर सप्लाई का क्वेश्चन है। मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूं और लिख भी देता हूं, एंड देन वी विल बी सॉल्विंग इट। चलिए, सो इसका बी पार्ट है, सपोज अ फार्मर हैज अ पीस ऑफ लैंड वेयर ही ग्रोस पोटैटोस एंड टोमेटोस। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, पोटैटोस एंड टोमेटोस। कहते हैं वन सीजन हिज लैंड yielded 50 kgs ऑफ पोटैटो, तो पोटैटो 50 एंड 80 kg ऑफ टोमेटोस, तो टोमेटो इज 80। आगे कहता है he consumes both and his preferences can be described by the utility function। यूटिलिटी फंक्शन है पोटैटो एंड टोमेटो पीटी। ठीक है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन मेरा बच्चा। आगे बढ़ते हैं गाइस। कहता है दोनों का ही प्राइस 10 रुपए है, यानी प्राइस ऑफ पोटैटो इज ऑल्सो 10, प्राइस ऑफ टोमेटो इज ऑल्सो 10। मैं बोला ठीक है भाई। मैंने कहा भाई चाहते क्या हो, क्या सॉल्व करके दूं आपके लिए। तो कहता है इफ प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स इन ए सीजन आर 10 रुपीज पर केजी, फाइंड इज ऑप्टिमल कंजम्पशन लेवल, इज ये नेट बायर और अ नेट सेलर। तो मेरे हिसाब से बेटा मैं डायग्राम के साथ बनाता हूँ इसको, आपको और ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा। सो सबसे पहले इसकी इनकम निकाल लेते हैं। 10 × 50 प्लस 10 × 80, मैं इनकम निकाल रहा हूं मेरा बच्चा। 500 प्लस 800, 1300। पहले तो ये उतार लो सर, दैट इज इनकम इज गना बी 1300 रुपीज बेटा। बोलो जी, यहां तक क्लियर। अब आप इसको लिखते कैसे थे, आप बजट लाइन ऐसे लिखते थे, P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू P1 W1 प्लस P2 W2। मैं जान के ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं ताकि रिकॉल हो जाए। सो ये हो गया 10 X1 प्लस 10 X2 इज इक्वल टू P1 W1 प्लस P2 W2 इज दिस 1300। ठीक है, यहां तक उतारते जाना मेरा बच्चा। लिख के करोगे, खुद से सॉल्व करोगे ना, तो अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा आपको। पेपर के टाइम फिर देखते याद आ जाएगा कि आपने क्या किया है। अब हम क्या करें जी, हम ऑप्टिमलिटी की कंडीशन लिखते हैं। सो हेयर आई टेक पोटैटो, हेयर आई टेक टोमेटोज। तो बताइए मैक्सिमम आप कितना कितना ले सकते हो। आई थिंक मैक्सिमम जो आप ले सकते हो वो ले सकते हो 130 ईच। कैसे मेरा बच्चा, 1300/10, और ये भी 1300/10। डायग्राम साथ में ही बना लें बेटा प्लीज। अब एंडोमेंट दिखा देता हूं पहले ही। पोटैटो आपके पास 50 है और टोमेटो 80, तो आपकी एंडोमेंट समवेयर यहां पर है, 50 और 80। ठीक है, एंडोमेंट पहले ही दिखा देते। ऑप्टिमल पॉइंट जो भी इसका निकलेगा, XY Z वट एवर, वो मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सफाई से समझ आ जाए खेल। सो व्हाट टू डू देन, अब हम ऑप्टिमलिटी निकालते हैं। वेल बाई X2/X1, T/P इज इक्वल टू 1/1। ये हो गया बेटा T इज इक्वल टू P, है ना। तो अब ये हो गया
10x1 suppose plus 10x1 is equal to 1300, 20x1 is equal to 3100, x1 is equal to 65, x2 also is 65. तो बेटा अब यहां पर आ गया मेरा बच्चा, तू ये ऑप्टिमल पॉइंट आ गया। अब ये सवाल क्या मांग रहे हैं बच्चे हमसे, कहता है इज ये नेट बायर और नेट सेलर ऑफ पोटैटोज। तो भाई पोटैटो हम कहाँ ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पर। तो पोटैटो के केस में ग्रॉस डिमांड कितनी है, 65, इनिशियल एंडोमेंट कितनी है, 50। सो ही इज अ नेट बायर। क्लियर है ये बात। एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, आंसर नहीं देखा मैंने इसका, पता लग कुछ भी कर देता भाई ये 10 ईयर वाला तो। अब देखो ना कितने अजीब तरीके से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे नॉर्मल तरीके से आराम से सॉल्व करके इसको बाहर आ रहे हैं। बोलिए जी, ये वाला क्लियर पार्ट, आगे बढ़े। जो भी लोग घर बैठे बैठे कोई भी डाउट है प्लीज क्लियर करें। चलो आगे। ओके, नेक्स्ट बेटा, सेकंड पार्ट है, पढ़े। कहता है इफ द प्राइस ऑफ पोटैटो इंक्रीज टू 20 बिफोर ही मेक्स एनी ट्रांजेक्शन, फाइंड इज ऑप्टिमल लेवल ऑफ कंजम्पशन। तो बेसिकली बेटा अब की दफा प्राइस ऑफ पोटैटो 10 की जगह 20 हो गए, प्राइस ऑफ पोटैटो 10 की जगह 20 हो गए। अब हमको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, करते हैं जी, आराम से करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जब प्राइस 20 हो गया बेटा, तो आपकी सारी बजट लाइन अब दोबारा से आपको चेंज करनी पड़ेगी, एंड वी विल बी डूइंग दैट। सो सबसे पहले तो आप एम निकाल लोगे वापस वापस से। एम अब निकलेगा बेटा, पोटैटो, सॉरी, पोटैटो 20 का हुआ है ना, एक मिनट मैंने शायद टोमेटो कर दिया है, सवाल पढ़ लूं एक बारी। प्राइस ऑफ पोटैटो इंक्रीज टू 20, तो प्राइस ऑफ पोटैटो इज दिस, नॉट दिस वन। ये 10 से 20 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा ना तो। हाँ, 20 इंटू 50 प्लस 10 इंटू 80, 1000 प्लस 800, बेटे 1800, ये लिखे बच्चे सब लोग। यहाँ तक क्लियर। अब जब आप इसका बजट कंस्टेंट बनाते तो आप लिखते 20x1 प्लस 10x2 इज इक्वल टू 1800। लेकिन जब इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन सॉल्व करते, मैं यहां नहीं कर रहा क्योंकि मैं डायग्राम में इसको यूज करूंगा अभी, मैं इधर सॉल्व कर देता हूं आपके लिए, काइंडली बेयर विद मी। सो अब मैं यहाँ पर जो कंडीशन लिखता, वो लिखता टी बाई पी इज इक्वल टू 2/1। अब ये टी इज इक्वल टू 2p बन जाता, ठीक है। आपका गुड वन कौन सा है, पी। सो यानी 20x1 प्लस 10 इंटू 2x1 इज इक्वल टू 1800। ये हो जाता है आपका 40x1 इज इक्वल टू 1800, x1 1800/40 45, और x2 2 इंटू 45 90। पहले यहां तक सॉल्व कर लो, फिर इसको डायग्राम में भी दिखाते हैं बेटा। और इसका थर्ड पार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, यू विल बी इन लव विद दैट। पेपर के लिए भी बहुत एक अच्छा इंपुट तैयार होगा उससे हमारा, बट पहले इससे रूबरू हो लेते हैं। तो मैं ना रेड कलर से कलर चेंज कर लेता हूं बेसिकली, उससे आपकी ये नई बजट कंस्ट्रेंट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, ताकि अलग से दिख जाए आपको। तो एक बार बताओ, आप पोटैटो ले रहे थे एक्स एक्सिस पर, पोटैटो महंगा हो गया, तो बेटा याद करो ऐसे बनता आपका बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है। लेकिन मैं मैक्सिमम लिमिट भी लेके चल लेता हूं, तो पोटैटो की मैक्सिमम कितना ले सकते हो आप, 1800/20 90। सो मैं ऐसे बनाता, ये देखो, इसको पार कर देता, मैक्सिमम 90 और ये मैक्सिमम 180। क्लियर ये बात। अब इस पे तुम्हारी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आई है वो कितने आई है, 45 और 90। तो यूल बी समवेयर हियर, 45x1 और ये 90। ये उतार लो बेटे सब लोग, कमान, ये उतार लीजिए सभी लोग प्लीज।
अगर ये क्लियर हो गया तो मैं थर्ड पार्ट करूंगा आपके साथ सॉल्व। थर्ड पार्ट बहुत ध्यान से समझना बेटा। थर्ड पार्ट बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। Decompose the price effect into substitution effect and ordinary income effect and endowment income effect. ईमानदारी से बताइए, आपने चैप्टर 9 बाइंग एंड सेलिंग की वर्कबुक की मेरी वाली वीडियोस या न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो देखी है या नहीं देखी है? अभी नहीं देखी है? ओके, क्योंकि वो करने के बाद ही आपको ये समझ आएगा। नहीं देखी है अभी? जो हाँ हाँ, वही वाली वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि एंडोमेंट इनकम इफेक्ट वहां पे एक्सप्लेन किया गया है। नहीं देखिए तो चलो, मैं अभी रुक जाता हूँ फिर। जो लोग घर बैठे बैठे एक बार देखिए, क्या आपने एंडोमेंट इनकम इफेक्ट वाली वीडियो देखी है हमारी? मैसेज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आवाज का सिस्टम नहीं है। चैट पे डाल दीजिए, क्योंकि अभी जो ऑफलाइन बच्चे ले रहे हैं दे आर सेइंग कि उन्होंने नहीं देखी है। वर्षा इज सेइंग यस। बाकी लोग बताइए, फिर आई डिसाइड। ओके, नो, ठीक है। मैं आपको उसका कंसेप्ट पहले सिखा देता हूँ, ठीक है? फिर इस पर आ जाएंगे। तो अगर मेरे बेटा आपको एंडोमेंट इनकम इफेक्ट समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मैं दोबारा चैप्टर 8 का जो मैंने नॉर्मल प्राइस इफेक्ट इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट बनाया था, वो मैं आपको दूसरे तरीके से सिखाता हूँ, उसी में एंडोमेंट इनकम इफेक्ट सिखा देता हूँ। उसके लिए मुझे जगह चाहिए होगी, ये मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। देखो बेटा, आपको याद होगा मैंने जब आपको स्लस्की सिखाया था तो मैंने एक डिमांड फंक्शन लिया था, M/10P1 ऐसा कुछ, ठीक है? और एक बारी बुक देना बेटा मेरा बच्चा, वो बुक देना एक बारी। मैं एग्जैक्ट ना नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको फिर बाद में परेशानी ना हो ढूंढने में। थैंक यू सो मच। जी, इट इज 10 + M/10P1। लिख लो सब लोग ये डिमांड फंक्शन, क्योंकि अगर एंडोमेंट इनकम इफेक्ट सीखना है तो आपको इसी से दोबारा सीखना पड़ेगा ये। समझाता हूँ कैसे। अब मैं इसमें आपको कहता हूं कि आपके पास अ, एक गुड X1 है और उसका प्राइस है, सपोज आपके पास 40 यूनिट है और प्राइस 3 रुपए है। मैं इसी डिमांड फंक्शन को ना, अब जो स्लस्की में सिखाया था इसको बाइंग एंड सेलिंग से सिखाऊंगा आपको। तभी मैंने, याद करो, जब मैंने स्लस्की में सिखाया था तो इनकम 120 ले ली थी। यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक गुड है आपके पास और उसका प्राइस दिया हुआ है, ठीक है? तो आओ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला स्टेप, डोंट यू थिंक इनकम जो है वो हो गई 120 रुपए। अब जब डिमांड फंक्शन में इसकी X1 की वैल्यू निकालूंगा, सो 10 + 120 अपॉन 10.3, 14 यूनिट्स। उतारिए बेटा। कंसेप्ट बहुत ही प्यारा है, आप आराम से सीख जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के सीखने वाली बात है। अब याद करो सेकंड स्टेप क्या होता था, तुम डेल्टा एम निकालते थे, X1 डेल्टा P1, तो ये आता था 14 × 1 14। फिर स्टेप 3 होता था एम प्राइम निकाल लेते थे, M - डेल्टा एम, 120 - 14 106 है बेटा। डेल्टा P1 पता है ना, ये प्राइस 3 से 2 हो गया मान के चल लो, ठीक है? और क्योंकि वही सेम एग्जांपल लिया हुआ है। अब ये हो गया आपका 10 + 106 अपॉन 10 इंटू नया वाला प्राइस 2, ठीक है? ये आ गया 15.3। बच्चा कहता है ये तो सेम है सर जो आपने स्लस्की में सिखाया था। मैंने कहा मतलब? सर वो आपने सिखाया तो था। अरे मैंने कहा मतलब, सर आपने कहा था प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम इफेक्ट, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट 1.3 निकला था, यहां पर भी वही है देखो, बिल्कुल वही है सर। तो सर अब फर्क क्या है? फर्क अब आएगा। बच्चा कहता है पहले, चलो पहले ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट निकालते हैं। मैं इसको लिख रहा हूँ ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट। ये आप कैसे निकालते थे? सर इसमें ना मैं पुरानी इनकम ही डाल देता था नए प्राइस के साथ, और फिर आपका इनकम इफेक्ट यहां पर कितना आ जाता था, 0.7, और ये टोटल 2 आ जाता था। पहले ही उतार लो। बच्चा कहते हैं एंडोमेंट इनकम इफेक्ट कहाँ? यार आपका मजाक बना दिया आपने, एंडोमेंट इनकम इफेक्ट तो दिखाओ।
अब मैं एंडोमेंट इनकम इफेक्ट दिखा रहा हूं, अगर पेपर में आ जाए तो कैसे निकालना है। करें शुरू। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपको बड़े प्यार से आ जाएगा ये समझ। एक बात बताओ, अरे डोंट यू पीपल थिंक आपकी इनकम अब 80 रुपए हो गई। इनकम कितनी हो गई? 80 रुपए। अब आप इसके साथ डिमांड फंक्शन खेलो, 80/10.2। अब देखो 10 + 4 कितना आ गया? हाँ, वो सेम वैल्यू पर आप आ गए। सो एंडोमेंट इनकम इफेक्ट यहां पर इस केस में, वैसे ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट कितना था? 16। और यहां पर कितने पर आ गए आप? 14। सो 2। बिल्कुल। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू एंडोमेंट इनकम इफेक्ट है यहाँ पर। बेसिकली आप ये भी कह सकते हो, इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि आप ओरिजिनली कितनी डिमांड कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से कितनी डिमांड करने लगे, फिर इनकम इफेक्ट की वजह से कितने करने लगे, और अगर एंडोमेंट इनकम इफेक्ट हो तो वापस डिमांड कितनी है? 14। तो आप ये भी कह सकते हो कि एंडोमेंट इनकम इफेक्ट एक्चुअली 0 है। ये मेजर करता है डेल्टा को, डिफरेंस को। यहाँ पे कोई आप बताओ ना, 14 से शुरू किए डिमांड, एंड भी कहां पर हो गए? 14 पर। सो दैट्स इन दैट सेंस यू कैन से एंडोमेंट इनकम इफेक्ट इज इक्वल टू 0। और चेंज के साथ देखोगे तो आप लिखोगे प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू एंडोमेंट इनकम इफेक्ट, क्योंकि 2 और -2। बेसिकली आप, क्योंकि यहाँ पे प्राइस चेंज होने से आपकी इनकम भी चेंज हो गई, सो वो चेंज वाली इनकम ली जाती है इसमें। इससे हमको ये पता चल जाता है कि आप, अगर प्राइस कम होता है बाइंग सेलिंग के केस में, यू कैन नॉट बी श्योर कि डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी, डिमांड वहां पे सेम भी रह सकती है, क्योंकि आपकी इनकम भी तो चेंज हो गई। बोलो बेटा, जो भी लोग घर बैठे ये चीज क्लियर? मेरी वो जब वीडियो देखोगे ना, मैंने उस पर डायग्राम भी बना रखे हैं और 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं एंडोमेंट इनकम इफेक्ट पर। चैप्टर 9 बाइंग सेलिंग का वीडियो, जो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है ना, आपको पूरी पढ़नी होगी, सारी वीडियो देखनी होंगी उसकी। वो क्यूरेट इस तरह से की गई है कि आपको सारी वीडियो देखनी है, भले रिपीट हो जाए कोई टॉपिक, मगर वो फिर भी देखना है दोबारा। बोलो जी, यहां तक क्लियर? श्योर हो? तो बच्चा कहता है अब उस वाले क्वेश्चन में क्या करें। चलते हैं उस क्वेश्चन पे वापस, एंडोमेंट इनकम इफेक्ट निकालने के लिए। आओ जी। तो वो क्वेश्चन जो था हमारा, उस पर अगर हम वापस आए, तो शुरू में इनकम कितनी थी यार, एक बार देख के बताना, शुरू में इनकम कितनी थी? 1300। उसके बाद जब प्राइस चेंज हुआ तो नई वाली इनकम कितनी आ गई थी, और हमने उससे अपना सारा सॉल्व कर लिया था। अब थर्ड पार्ट पढ़िए क्वेश्चन का क्या है। कहता है डीकंपोज द प्राइस इफेक्ट इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट एंड एंडोमेंट इनकम इफेक्ट। तो जहां तक रही बात सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, तब हम क्या करते हैं वो भी मैं आपके लिए इस क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूं। आप बताइए, आपका एम, आप जो एम निकालते डेल्टा एम, वो क्या निकालते? X1 डेल्टा P1। आप बताना गुड एक्स कितना कंज्यूम कर रहे थे आप फर्स्ट पार्ट में? 65। और प्राइस में 10 रुपए का चेंज आया था, ये 650। ये बताओ प्राइस बढ़ गया था? सेकंड केस में प्राइस 10 से 20 हो गया था। तो अब जब एम प्राइम निकालोगे वो हो जाएगा एम प्लस डेल्टा एम। ठीक है, क्योंकि परचेसिंग पावर घटी होगी, इन ऑर्डर टू कीप इट कांस्टेंट वो बढ़ाना पड़ेगा। 1300 थी इनकम, प्लस 650 की कितना आ गया? 1950। अब इसके साथ आपको आपकी ऑप्टिमलिटी सॉल्व करनी है, ताकि क्या आ जाएगा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो वो कितना आता है देखते हैं। तो हमारा वो जो था पोटैटो और, क्या था? पोटैटो और टोमेटो। टोमेटो, वो एक्स एक्सिस पे आप पोटैटो ले रहे थे, राइट? टोमेटो अपॉन पोटैटो, और प्राइस क्या हो गया था? 2/1। सो टी इज इक्वल टू 2p। अब जब तू लिखेगा भाई, तो तू लिखेगा 20p प्लस 10t इज इक्वल टू 1950। अब 20p प्लस 10 × 2p, 1950। 40p इज इक्वल टू 1950। p इज इक्वल टू 1950/40, देखो कितना आ रहा है ये? 40, 40, 160, 48,
48.3 ऐसा कुछ आ रहा है देखो, 48.75 टू बी प्रिसाइज। तो अब बताओ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या निकलेगा तुम्हारा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालने के लिए अब यहां पर मैं ये मिटा देता हूं, साथ में लिख रहा हूं आपकी रीडिंग भाई, रादर 10 ईयर, आंसर ही नहीं दे रहा इसका, डायग्राम बना के भाग गया ये। आपको वैल्यूज निकालनी है। अब बताओ मेरे को पार्ट वन में x1 कितना आया था, कितना, 65। अब ध्यान देना, अब x1 कितना आ रहा है, तो भैया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना हो गया, ठीक है। अब फिर सेकंड पार्ट में टोटल कितना, 90 आ रहा था शायद, या 45, 45, ठीक है। अब इनकम इफेक्ट बाबू 48.75 माइनस 45 कितना आ गया, 3.75, क्योंकि हमने ये वाली इनकम ली है ना इसमें, पुरानी वाली, जो चेंज करके, पुरानी मत वो चेंज वाले से पूछ रहा है। वो 1300 में फिर वो जो चेंज इन परचेज पर आया वो ऐड करके जो हमारी कमाई वो ली हमने, तो वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए लेते हैं हम। वही करा, और जो फिर एग्जैक्ट मेरी फाइनल में आई थी वो आई थी पुरानी, वही वो सॉल्व करके, यही तो हो गया हमारा। ओरिजिनल डिमांड ये थी, यस और नो। उसके बाद जब आपने प्राइस चेंज को कंसीडर करा, उससे चेंज इन इनकम को कंसीडर करा, उससे नई इनकम बनाई, तो फिर हमारी डिमांड कितनी आई, 48.75। कितने का डिफरेंस आया, 16.25। इसको क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि इनकम सब्स्टिट्यूशन। हाँ हाँ हाँ। और फिर जो फाइनल थी जिसमें न्यू प्राइस था मगर पुरानी वो थी इनकम, तो वो ये आ गया था। अब यहीं पे तुम्हें जीतना है, अब यहीं पे तुम्हें जीतना है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये जो तुमने निकाला है, ये ये एक्चुअली में एंडोमेंट इनकम इफेक्ट है, बताओ क्यों। क्योंकि आपने इनकम भी तो चेंज करी है प्राइस के हिसाब से। आपने 20 के हिसाब से ही ले लिया 1800 भाई। अगर आपको इसमें ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट निकालना होता तो आप पता है क्या करते, यू वुड हैव टेकन इनकम एज 1300 ओनली। क्योंकि प्राइस, एक बार बताओ, आपका प्राइस 20 हुआ था, आपने प्राइस चेंज करके पार्ट टू सॉल्व किया था, प्राइस चेंज किया तो एंडोमेंट इनकम इफेक्ट तो चेंज आ ही गया आपका। ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट में इनकम सेम रखनी पड़ेगी पुरानी वाली। अब सॉल्व कैसे होगा वो देखो, यही कंडीशन लेंगे, 20p प्लस 10t इज इक्वल टू 1300। 20p इज इक्वल टू, रादर प्लस 20p इज इक्वल टू 1300। 40p इज इक्वल टू 1300, p इज इक्वल टू 1300 अपॉन 40, कितना, 325, नो, 32.5। तो अब यहां से इधर देखो, ये 45 था ना, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है ये है ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट। सो ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट में इनकम फिक्स रख दोगे आप, और एंडोमेंट इनकम इफेक्ट में प्राइस चेंज होने से जो आपकी इनकम चेंज हुई है वो भी कंसीडर होगी बेटा। क्लियर। ये ध्यान से फोटो वगैरह इसकी खींच लो, क्योंकि आपका टेनियर इसका सोल्यूशन देता ही नहीं है, डायग्राम बना के भाग गया, कुछ वैल्यू नहीं दी, कुछ नहीं दिया। बोलो जी, क्लियर यहां तक, अभी क्लियर, क्लियर बेटा। आगे बढ़े बेटा। बेटा जो लोग घर बैठे बेटा क्लियर है अगर, तो आगे बढ़ो मेरा बच्चा। यस गाइस, क्लियर। कोई भी डाउट है तो बताएं बच्चे। ओके, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन शुरू करता हूं, ये मैं मिटा रहा हूं। हाँ जी, पीछे पानी है ना, जार पड़ा हुआ है, मैं भी करता हूँ।
एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली वो जो पीएम नहीं था अपना यंग सा, ही एक्सपायर्ड। पता नहीं जॉन्डिस हुआ बेचारा, वो खत्म ही हो गया 4 दिन में। सो वी आर सर्चिंग फॉर न्यू स्टाफ। बेचारा बहुत ही यंग था, भी 6 मंथ्स ही हुए थे उसकी शादी को। पीछे बैठे होता था, राइट राइट वही। लाइफ इज अनफेयर गाइस। चले आइए आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4, ये है आपके अनसर्टेनिटी से क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है जी। लेट्स सी। इसमें जो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है वो इंटरटेम्पोरल है, नॉट इन सिलेबस, तो वो आपको नहीं करना। आई थिंक हमने उसको काटा भी हुआ है, नहीं काटा तो आप काट लें। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट इज नॉट फॉर योर सिलेबस। इट इज फ्रॉम इंटरटेम्पोरल विच इज नॉट देयर इन योर सिलेबस एनीमोर। तो फोर्थ का सेकंड पार्ट करते हैं। आइए पढ़ते हैं। कहता है अ पर्सन एक्सपेक्ट्स हिज फ्यूचर अर्निंग टू बी 225, इफ ही फॉल्स इल हिज एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग विल बी 36। तो अगर तो आप हेल्दी रहे तो आपकी इनकम 225 होगी, अगर आप इल हो गए तो आपकी इनकम 36 रुपए होगी। ठीक है, ये हमें ऐसा क्वेश्चन में दिया है। आगे पढ़ते हैं। फिर कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग इल इज 2/3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हेल्दी, ये 2/3 है, ये 1/3 है। क्वेश्चन लिख लो सब लोग। सवाल में बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, अगर वो हेल्दी रहा तो 225 कमा लेगा, इल हो गया तो 36 रुपए कमा पाएगा। प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है इल और हेल्दी दोनों की। सब लोग क्वेश्चन लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या क्या मांग रहा है ये। तो और हमें वो भी दिया हुआ है आपका यूटिलिटी फंक्शन। सो यूटिलिटी फंक्शन है लाइक ऑलवेज √W। अब हमें मांग क्या रहा है वो हम देख लेते हैं मेरा बच्चा। सो ही इज सेइंग, suppose that an insurance company offers to insurance the person against loss of earning caused by illness for an actually fair premium, will the person accept insurance or not? तो आइए अपने तरीके से आपको सिखा देते हैं इसको। इसके तरीके से तो आपको काफी दिक्कत होगी। आइए समझाते हैं। बेटा समझिए बात को। आप बताइए आपका टोटल लॉस कितने का होगा अगर आप बीमार पड़ गए तो? 189 लिखो। ठीक है, अब मैं आपके लिए निकाल रहा हूं फेयर प्रीमियम की वैल्यू। इसको एक ट्रिक से समझाता हूं, वो समझना। फेयर प्रीमियम लिख लो। 0 × 1/3 प्लस 2/3 × 189। इसका क्या लॉजिक है? सिंपल है। आप बताओ, अगर अगर आप हेल्दी रहे तो कोई लॉस होगा क्या? जीरो। और हेल्दी रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। अगर आप इल हो गए, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? आपका लॉस कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करके आ रहा है बेटा 126। ये है एक्चुअली फेयर प्रीमियम। इसका मतलब दोनों चीजें कंसीडर करके, आपका नुकसान हो ना हो, दोनों चीजें कंसीडर करके आप इतना प्रीमियम दे सकते हैं, 126 रुपए। अब सवाल है क्या उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखते हैं। देखो, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो डिपेंड करेगा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी पर। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी बेटा मैं कैसे निकाल रहा हूं वो देख ले। 1/3 √36 प्लस, रादर 2/3 होना चाहिए 36। इल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाँ वही ना। और 1/3 और 225, ये आ रहा है 9। सॉल्व करो। ये है उसकी नॉर्मल एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। इफ ही प्लेस नॉर्मल, तो उसको 9 की एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मिल रही है। नाउ द कैच इज, क्या उसको एक्सेप्ट करना चाहिए? उसके लिए हम आपको दिखाते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, आप अगर स्वस्थ रहे तो कितनी इनकम होगी, और अगर बीमार पड़ गए तो कितने का लॉस है? 189। और आप उसके लिए कितना प्रीमियम देने को तैयार हो? ठीक है, इसका स्क्वायर करो।
यार है 9.95। आप बताओ, डोंट यू थिंक 9.95 इज गिविंग यू ग्रेटर यूटिलिटी देन 9? बताता हूं, मैं बताता हूं क्यों करें। मैं देखो आप, नहीं नहीं, मैं बताता हूं आपको। हाँ, फंक्शन रूट में, राइट राइट। ठीक है, रूट करेंगे बिल्कुल, मेरे को स्क्वायर लगा। ये करा, ये आ गया 9.95। अब आप बताओ, 9.95 इज ग्रेटर देन योर 9 यूटिलिटी, तो इसलिए यू शुड एक्सेप्ट। बताता हूं, अगर आप स्वस्थ रहते तो कितने पे आपके पास रहते? 225। और आप अगर प्रीमियम पे भी कर देते हो, कितने का प्रीमियम पे कर रहे हो, तो आपके पास जो वेल्थ बची उसकी यूटिलिटी ये आ रही है आपके यूटिलिटी फंक्शन से। तो अगर ये इससे कम आती 9 से, देन यू वुड नॉट हैव गॉन फॉर इंश्योरेंस, यू शुड नॉट हैव गॉन फॉर इंश्योरेंस। बेटे ध्यान से देखिए सब लोग, क्लियर? इसके बाद प्रोडक्शन और कॉस्ट के ही पार्ट्स हैं। 2015 का पेपर आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है मेरे बच्चों। अभी देखिए, हल्के फुल्के तो आपको थोड़े झटके लगेंगे, क्योंकि अभी आपने पूरा फुल थ्रॉटल पूरा सिलेबस अभी रिवाइज नहीं किया है घर पर। लेकिन ट्रस्ट मी, ये धीरे धीरे भी आप एक एक पेपर भी रोज का निपटा लोगे, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। एटलीस्ट जब आप रिवीजन कर रहे होगे, तो आपके बैक ऑफ माइंड होगा कि पेपर का लेवल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और मेरी तैयारी मैं कैसा बढ़िया कर सकता हूँ। बाकी थ्योरी में क्या पढ़ना है वो मैंने 5-6 चैप्टर से आपको बता दिया, मैं पूरे सिलेबस का आपको बता दूंगा। आप उसी को फॉलो करना बस, एंड फिर थ्योरी में ज्यादा दिमाग मत लगाना, सारा दिमाग वर्कबुक में लगाना। मैं वर्कबुक के क्वेश्चन भी छांट दूंगा कौन कौन से करने हैं, बस वही करना, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर मेरा बच्चा? जो लोग भी घर पे बैठे हैं, क्या क्लियर आपको? चलिए, अब मैं 2016 का पेपर आप बताइए आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूं, या यू वुड लाइक टू डू इट विद मी टुमारो? कल मैक्रो की क्लास तो है ही 2 बजे, 2 घंटे की, 2 से 4। आप अगर कहें तो मैं उससे पहले 1.5 आवर 2016 का पेपर भी आपके लिए रख सकता हूँ। 1.5 आवर नहीं, 1 आवर, एक एक घंटे में हो जाएगा। बोले टुमारो? ओके, राहुल प्रकाश जी कह रहे हैं कल मैक्रो से पहले रख दीजिए। ओके जी, नो प्रॉब्लम। तो 2016 का पेपर करेंगे 1 घंटा, और फिर बाकी 2 घंटा मैक्रो पढ़ेंगे। कल मैक्रो में हम करेंगे ब्लैंक चार्ट चैप्टर नंबर 6 एंड 7 एक साथ। मैं भेज भी दूंगा, लेकिन अगर जैसे चाहो। ठीक है, ठीक है गाइस, मिलते हैं कल। हाँ, टाइम तो लगेगा, लेकिन तभी मैंने पूछा। हाँ, ये पेपर का लेवल भी अच्छा था ये। अच्छा, मैं बेटा फिर जो बच्चे यहाँ बैठे हैं दे आर सेइंग कि आप हमें ग्रुप में डाल दो, हम लोग घर पे भी ट्राई कर लेंगे। और अगर हमें दिक्कत लगेगी तो हम क्लास अटेंड कर लेंगे, नहीं तो हम वो क्लास अटेंड नहीं करेंगे। मैं क्लास रख देता हूँ, पेपर भी शेयर कर देता हूँ, उसके बाद जिसको अटेंड करना हो वो आके कर ले। ठीक है, ग्रुप में डाल देता हूँ। सर, यूनिट 3 कब करेंगे? हाँ विदिता, हम ये सोच रहे थे बेटा, कल और परसों तो सिर्फ मैक्रो प्लस एक एक घंटे के पेपर करेंगे। मंडे को हम मैक्रो माइक्रो दोनों करेंगे, जिसमें आप मंडे से शुरू कर सकते हैं आपका प्रोडक्शन और कॉस्ट, क्योंकि तब तक कंज्यूमर थ्योरी ठीक ठाक आपकी पकड़ में आ जाएगी मेरा बच्चा। सो विल बी इन अ गुड पोजीशन टू टैकल प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑल्सो, फिर आराम से कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तब तक आप इंजॉय करिए, 2 to 12 आपका बढ़िया हो जाए। ठीक है जी, चलिए।